गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, शिवम कितने दिनों बाद मिल रहे हो ऐसे आज तुम सबसे? अच्छा, शिवम और सुरेंद्र की दोस्ती। गुड इवनिंग मैम। तो आज हम लोगों को ना YDSC फटाफट से खत्म करके पोलराइजेशन की तरफ पढ़ना है ना। तो पहले पर उसके क्वेश्चन करेंगे जो हम लोगों ने कल फ्रेंड करा था क्लास में। राधे राधे मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है एकदम बढ़िया। राधे राधे मैम। राधे राधे। सेकेंड कल कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? वाइट लाइट से स्टार्ट करना था आज, है ना। कि अगर हम लोग व्हाइट लाइट के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हम लोगों को कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। मैम आपने ग्रुप में ऐड किया था? नहीं अभी नहीं किया है, अभी आज मुझे टाइम नहीं लगा। तुम लोग सब में जो भी बच्चे हैं, प्रियांशी और ये नंदिनी, ये सब मेरे पास ही आएंगे या कुछ बच्चे कन्हैया सर के पास जाएंगे। तो बस डिस्ट्रीब्यूशन होना रहता है ओके मैम। बस। हाँ, सॉर्ट इट आउट। YDSC विद व्हाइट लाइट। बताओ YDSC अगर हम व्हाइट लाइट के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करें तो क्या इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऐसी चीज है जो अलग से होगी? तुम्हें लगता है कि ये चीज अलग से होगी मैम व्हाइट लाइट के साथ? मैम एक कलरफुल रे भी निकलेगी। क्या निकलेगी? कलर वाली रे। देखो, अगर हम लोग YDSC को व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म करेंगे, यानी अभी हमारे पास जो लाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक है ना, मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब था पहले हम लोग सिर्फ एक ही लाइट को लेके चल रहे थे, अब जो लाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक होगी। तो पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है कि अब व्हाइट लाइट में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। तो मान लेते हैं जो वॉयलेट रे है उसका जो भी हमारे पास वेवलेंथ है वो 4000 के आसपास है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसका मान लेते हैं रेड का इससे डबल है, ठीक है, 8000 लेके चलती हूँ, इसके पास है। यानी जो अभी जो हमें मिक्सचर मिलेगा जो वेवलेंथ का वो 4000 से लेके 8000 के बीच में मिलेगा। मैंने एक्सट्रीम्स ले लिए, वॉयलेट और रेड ये ले लिए। तो अब हमारे पास जो लाइट है, जो लैम्डा है, वो एक नहीं है, इन सबका मिक्सचर है। तो अभी जो वेवलेंथ जो मिलेगी वो इन सबका मिक्सचर मिलेगी। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर मान लो तुमने व्हाइट लाइट ली और यहाँ पर क्या होगा, ये सोर्सेज हैं तुम्हारे, ठीक है, ये सोर्स 1 सोर्स 2, मतलब एक व्हाइट लाइट दो तरीके से आ रही है, ठीक है। मान लो अब जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पर देखो बच्चों क्या होगा, मिड पॉइंट पर जितनी भी वेव्स हैं, मतलब जितनी भी वेवलेंथ है, वो सब इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगी। देखो मैं मान के चल रही हूँ कि 7 कलर्स है मेरे पास, यानी 7 वेवलेंथ है। तो सपोज करो 7 की 7 वेवलेंथ सेंटर पर सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही होंगी। 7 कलर ट्रेवल सेम डिस्टेंस। अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सातों कलर, तो उनके आपस में उन वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना हो गया? सातों का 0, है ना। तो सातों वेव्स का पाथ डिफरेंस सेंटर पर 0 है। तो इसका मतलब सातों वेवलेंथ यानी इंडिविजुअल कलर सेंटर पर मैक्सिमा बनाएंगे। यानी वॉयलेट कलर भी अपना मैक्सिमा बनाएगा सेंटर पे, ब्लू कलर भी अपना सेंटर पे मैक्सिमा बनाएगा, रेड कलर भी अपना सेंटर पे मैक्सिमा बनाएगा। मतलब सातों कलर बीच पर मतलब सब ऐड होंगे और सातों कलर अपना मैक्सिमा बनाएंगे। अब सातों कलर मिलके कौन से कलर को प्रोड्यूस करेंगे? व्हाइट कलर को, है ना। तो सातों कलर मिलके व्हाइट कलर को प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए जब व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं
तो हमें सेंटर में कौन सा कलर देखने को मिलेगा बच्चों? व्हाइट कलर। ठीक है, सेंटर में कौन सा कलर देखने को मिलेगा? व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? बीच में व्हाइट क्यों आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब बात आया मैक्सिमा का, मैक्सिमा और मिनिमा की। अगर मैं बच्चों पहले मेरे को बताओ, अगर मैं मिनिमा की बात करूं, मिनिमा, तो अगर बीटा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम लोग? सेंटर से, सेंटर से। तो बीटा हमारा कितना था? लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, है ना। तो देखो बीटा हमारा लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले फर्स्ट डार्क किस वेवलेंथ? देखो मैं अभी n इक्वल्स टू 1 की बात कर रही हूँ। अब ये जो n इक्वल्स टू 1 डार्क की मैं बात करूंगी ना, इसमें मुझे कितने कलर्स का डार्क मिलेगा? भाई बहुत सारे कलर्स है ना, रेड से लेके वॉयलेट तक। तो सबसे पहले किसकी वेवलेंथ आएगी? वॉयलेट की, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है ना। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज वेरी लेस देन वॉयलेट ऑफ रेड, मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड। तो सबसे पहले जो मिनिमा आया वो किसका आया? वॉयलेट का। वॉयलेट का। फिर उसके बाद जो मिनिमा बच्चों देखने को मिलेगा वो किसका होगा? विबग्योर पे लगा लो, है ना। इस तरीके से सबका मिनिमा तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई मिनिमा की। अच्छा, अब अगर मैक्सिमा बताओ, अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा में भी यही होगा, लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, है ना। अगर मैं बोलूं n इक्वल्स टू 1 पे मैं मैक्सिमा की बात कर रही हूँ, तो देखो n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर मैं मान रही हूँ कि यहाँ पर जो सबसे पहला मैक्सिमा आया वो वॉयलेट का आया, और जो सबसे दूर जो n इक्वल्स टू 1 पे जो मैक्सिमा आएगा वो किसका आएगा? रेड का। और वॉयलेट और रेड के बीच में सारी रेज के मैक्सिमा होंगे। बोलो। यस मैम। ऐसे ही होगा ना, यस मैम। कि इन दोनों के बीच में सबके मैक्सिमा लाई करेंगे। तो सबसे क्लोजेस्ट मैक्सिमा किसका आया? वॉयलेट का। तो वॉयलेट का मैक्सिमा सबसे क्लोज है, फिर उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे और सबसे ज्यादा फिर किसका दिखेगा? रेड का मैक्सिमा होगा। सिमिलरली ये n इक्वल्स टू 1 की बात कर रही हूँ, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो तुम्हें इतने सारे फ्रिंजेस दिखेंगी, मतलब पहले हल्की सी वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, फिर वो रेड होती चली जाएगी, क्योंकि ये येलो ऑरेंज रेड ये सब रेड कलर का एक वो दिखाएंगे कलर, है ना। अब देखो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ होगा, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 की बात करूं तो n इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा? यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मैक्सिमा वॉयलेट का दिखेगा और सबसे ज्यादा यहाँ पर फिर तुम्हें रेड का दिखेगा। यहाँ पर भी यही होगा। बट एक चीज देखो, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? सबसे n इक्वल्स टू 1 के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? मैम वॉयलेट की। मैम वॉयलेट की। हाँ, वॉयलेट की वेवलेंथ नहीं, वॉयलेट की थोड़ी है मैम वेवलेंथ। रेड की। मैम रेड की है। मैम रेड की है। हाँ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम। सबसे कम। और सबसे पहले मिनिमा भी किसका आया था? वॉयलेट। हाँ, नो सॉरी, सबसे पहले हाँ वॉयलेट है। मिनिमा सॉरी। अरे सुनो, मैक्सिमम मिनिमा है। ये समझाना है, मैम समझ नहीं कंफ्यूज हो गए। पहले देखो तुम्हारी व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट में 7 कलर होंगे, जिसे हम विबग्योर के नाम से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे जाने पर वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम, ठीक है। वेवलेंथ मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? वो कलर हमें बहुत दूर से भी दिखाई देगा, यानी अगर सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं, वॉयलेट कलर से एक चीज लिखी हुई है, सेम चीज रेड कलर से लिखी हुई है, तो कौन सा कलर तुम्हें ज्यादा दिखेगा? रेड कलर। क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये एक चीज समझ मान के चलो, ठीक है। अब देखो,
अब मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि सेंटर पे तो हमें वाइट कलर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ये सबको मालूम, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बोला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, इसके लिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ बीटा से, फ्रिंज विड्थ, जो कि होता है लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से देखो डी बाई डी तो बच्चों सेम ही रहेगा सभी के लिए, है ना। डी क्या, डी बाई डी का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन यस मैम। यस मैम। सारी रेज के लिए, ये तो सेम ही रहने वाला है। तो यानी बीटा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है, अभी मैं मानू तो लैम्डा पे। यस मैम। तो फर्स्ट Wavelength. मिनिमा यहाँ पे एक लाइट तो है नहीं कि मैं फर्स्ट मिनिमा बोल दूं कि इस वेवलेंथ के लिए। यहाँ पे वेवलेंथ भी मेरे पास वॉयलेट से लेके रेड के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सारी वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहला मिनिमा किस वेवलेंथ का आएगा? वॉयलेट। वॉयलेट का। Violet. वॉयलेट। क्योंकि देखो बीटा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से लेके जो कि n इक्वल्स टू 1 पहला मिनिमम, मैंने बोला वॉयलेट का आया। फिर देखो अगर मैं बात करूं ग्रीन की, तो ग्रीन के लिए वेवलेंथ बढ़ गई ना। तो अगर ग्रीन के लिए वेवलेंथ बढ़ गई तो ये जो सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ग्रीन के लिए, ये भी बढ़ेगा। बोलो। Yes मैम। यस मैम। क्योंकि बीटा डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारा बीटा भी बढ़ेगा। बीटा का मतलब है फ्रिंज विड्थ, है ना। तो ये भी मतलब ये भी बढ़ रही है। अच्छा अगर ये बढ़ गई ग्रीन के लिए, अब रेड के लिए मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा जो भी है मैक्सिमा, अच्छा सॉरी मैक्सिमा लेके चलो, अभी मैक्सिमा की बात करें, ठीक। तो मैक्सिमा तुम्हारा फर्स्ट का n इक्वल्स टू 1 पे, देखो अभी n इक्वल्स टू 1 पे तुम्हें इतने रंग, इतने कलर दिखाई दे रहे हैं, पहले वॉयलेट, फिर ग्रीन और फिर रेड, यानी ये तीनों, और इनके बीच में बहुत सारे कलर होंगे, इनके बीच में बहुत सारे कलर होंगे, मानते हो मैक्सिमा के लिए। तो पहले वॉयलेट आया, फिर अपने अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ये बढ़ते चले जाएंगे, सबसे पहले कम वेवलेंथ, फिर जितनी वेवलेंथ ज्यादा है वो कलर तुम्हें लास्ट में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कलर किस वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसका सेंटर से डिस्टेंस उतना ही दूर, तो रेड वाला मैंने ले लिया लास्ट में। तो देखो इस तरीके का एक पैटर्न आया। बट अब ये पैटर्न जब तुम देखोगे तो दिखेगा कैसा, देखो कलर तो अभी भी n इक्वल्स टू 1 में बहुत सारे आएंगे, पर जब तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कौन सा कलर, जैसे यहाँ देखो रेड। n इक्वल्स टू 1, देखो पैटर्न तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, ब्लू रेड सारे दिख रहे हैं ना, बट ये एक्चुअली में है। बट तुम्हारी जब तुम देखोगे किसी उससे माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो हमें कैसे डिविजन्स दिखाई देंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं ना, स्पेक्ट्रोमीटर से। तो ये देखो तुम्हें बिल्कुल इसके जस्ट कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, व्हाइट के बाद, व्हाइट के जस्ट रेड कलर दिख रहा है ना। यस मैम। रेड। व्हाइट के जस्ट ये रेड कलर दिख रहा है, फिर उसके बाद तुम्हें ये ब्लू कलर दिखेगा। ब्लू। अभी देखो ये तुम्हें यहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा। अब देखो n इक्वल्स टू 2 पे जाके ये जो पैटर्न है ये ब्लर हो गया, देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्लियर दिख रहा है, बट n इक्वल्स टू 2 पे जाते ही ये पैटर्न कैसा हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है। तो ये देखो व्हाइट लाइट से जो सवाल आएंगे ना वो थ्योरी के सवाल आएंगे। क्या पूछेगा, क्या जो इंटरफेरेंस पैटर्न है n इक्वल्स टू 1 या के अलावा सभी के लिए ब्लर हो जाता है, तो हाँ ब्लर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन आएगा, क्या तुम्हारे पास सेंटर मैक्सिमा के पास जो सबसे पहला मैक्सिमा होगा क्या वो रेड लाइन का होगा, तो तुम क्या लिखोगे इसका आंसर? यस मैम। यस मैम। नहीं, देखो ये तुम्हें दिख रहा है रेड, क्यों दिख रहा है रेड तुम्हें, क्योंकि वेवलेंथ रेड की ज्यादा है, ज्यादा है। तो कंपैरेटिवली तुम्हें रेड कलर डोमिनेट करता हुआ दिखेगा, तो रेड दिखेगा, है ना। बट यहाँ पर वॉयलेट देखो होगा। जो सबसे पहले बना है व्हाइट लाइट के क्लोज, वो कौन सा कलर बना है, वॉयलेट। वायलेट कलर बना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब n इक्वल्स टू 1 के लिए पहला कलर बनेगा वो वॉयलेट बनेगा, ठीक है। बट एपियर कौन सा Yes, रीजन ma'am. होगा, ये रेडिश, रेड। रेडिश। यस मैम। रेड, हल्का सा रेड कलर दिखेगा, ठीक है। और इसका क्या रीजन, एक और भी देते हैं। एक रीजन क्या हो गया, एक रीजन ये हो गया कि जो पहला मिनिमा की अगर बात करें तो बच्चों मिनिमा के लिए भी तुम्हारा बीटा की वैल्यू यही होती है लैम्डा डी अपॉन
कैपिटल डी। तो लैम्डा भी, एक बात बताओ, मिनिमा सबसे पहले लैम्डा भी किस पे डिपेंड कर रहा है? बीटा। मिनिमा के लिए भी लैम्डा पे। तो यानी अभी सबसे छोटी जो मिनिमा आएगा वो किसका आएगा? वॉयलेट का। सबसे पहले मिनिमा भी किसका बनेगा? वॉयलेट का। तो सबसे पहले मिनिमा वॉयलेट कलर का बना, तो इसका मतलब क्या है? जो पहला मैक्सिमा है इट इज डिवॉइड ऑफ वॉयलेट कलर, क्योंकि वॉयलेट कलर तो पहले ही मिनिमा में चला गया। अभी तक देखो मिनिमा सिर्फ, सबसे पहला मिनिमा ही वॉयलेट का बना है, सबसे पहला मिनिमा वॉयलेट का बन गया। तो मिनिमा बनने का मतलब है कि वॉयलेट कलर वहां से हट गया, और वॉयलेट कलर के हटते ही रेड कलर का डोमिनेंस आ गया। इस वजह से यहाँ पर तुम्हें जो कलर दिखेगा व्हाइट के साइड में, ये रेड कलर दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। और n इक्वल्स टू 1 के बाद पैटर्न क्लियर विजिबल नहीं रहेगा। पैटर्न कैसा होता चला जाएगा? ब्लर। हाँ, बोलिए। तो अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या ऐसे हो सकता है? अब एक चीज देखो, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे एक चीज देखो, ये तुम्हारी स्क्रीन है, यहाँ पे तुम्हारा सोर्स है, मैं सोर्स मान लेती हूँ, ये दो हमारे सोर्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस d है। मैंने कोई पॉइंट लिया, स्टूडेंट्स सुनो ध्यान से सुनना, p पॉइंट लिया मैंने कोई पॉइंट। एक बात बताओ, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 से ज्यादा की बात करूं, फॉर द कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी क्वेश्चन की बात है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि थर्ड लाइट का मैक्सिमा भी बन रहा हो। थर्ड मैक्सिमा मतलब किसी रेड कलर का, सुनो, और यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा हो किसी सेकंड मैक्सिमा किसी दूसरे कलर का, यानी वॉयलेट कलर का भी। भाई सबकी वेवलेंथ अलग अलग है ना, तो यहाँ पर कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमा बना रही है ये तो हमें मालूम ही नहीं है, कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमा बनाएगी। बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि दो कलर यानी रेड कलर का थर्ड मैक्सिमा बन रहा हो और वॉयलेट का यहाँ पर सेकंड बन रहा हो, ऐसा हो सकता है। भाई पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि 7 रंग है, कौन सा पे कौन से नंबर का मैक्सिमा बना रहा है नहीं पता। मैक्सिमा क्या है? नंबर, रेड का पहला, रेड का दूसरा मैक्सिमा, रेड का तीसरा। वॉयलेट का हो सकता है इसी पॉइंट पे दूसरा मैक्सिमा बन रहा हो, पी पॉइंट पे ही हो सकता है ना। यस मैम। तो ऐसा कैसे निकालेंगे कि सेम मैक्सिमा, तुमसे बोला जाए कि इस पॉइंट पे जो है सेम मैक्सिमा बन रहा है, तो नंबर बताओ कि कौन सी वेवलेंथ का कौन सा मैक्सिमा है। तो देखो सपोज करो फॉर एग्जांपल, पोजीशन ऑफ स्क्रीन, देखो फाइंड, टॉपिक क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑन स्क्रीन where maxima of wavelength will coincide। भाई कोइंसाइड कर सकते हैं कि नहीं? सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, कौन सी वेवलेंथ किसी पॉइंट पे कौन से नंबर का मैक्सिमा बना रही है वी डोंट नो, बट पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखो मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ ऑफ, अलग अलग वेवलेंथ का मैक्सिमा क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें कैसे मान लो, सेंटर से मैंने कोई पॉइंट लिया P, ठीक है, यहाँ पर दो लाइट के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। सपोज दो लाइट या दो वेवलेंथ की बात करो, यहाँ पे दो वेवलेंथ के, टू वेवलेंथ्स मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट तो बच्चों सेम ही है, ये डिस्टेंस क्या सेंटर से सेम ही रहेगी दोनों वेवलेंथ के लिए? दोनों Yes. वेवलेंथ सेम रहेगी, हम कोइंसाइड कर रहे हैं ना, एक के ऊपर एक है तो सेम हो सकता है। मतलब ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती, पर इनके नंबर्स अलग अलग होंगे। हो सकता है दो वेवलेंथ, मान लो मैं रेड और वॉयलेट ही लेके चल रही, रेड का नंबर 3rd हो, वॉयलेट का नंबर 2 हो, ऐसा तो हो सकता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो रेज हैं, तो एक का n1 बीटा 1 इक्वल्स टू
N2 बीटा 2। ठीक है, फ्रिंज विड्थ मैंने ये अलग अलग क्यों लिखी है, देखो इनका कॉम्बिनेशन बराबर है। सिर्फ और सिर्फ अगर लिख दोगे बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीटा किसके पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा डी बाई डी पे, और वेवलेंथ दोनों लाइट की अलग अलग है, और डी बाई डी तो कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों का मल्टीपल बराबर है। पर फ्रिंज जो ये डिस्टेंस है ना, ये याद रखो। N1 बीटा 1 कितना हो जाएगा, मान लो लैम्डा 1 D1 स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू N2 लैम्डा 2 D अपॉन डी। तो जो जो चीजें कट गई उन्हें हटा दो। देखो N1 बाय N2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो यानी अगर वो वेवलेंथ तुम्हें गिवन होती, जो ये दो वेवलेंथ है, मैंने वॉयलेट और रेड की कितनी मानी थी, 4000, चलो मान लो। अब मैं यहाँ पे तुम्हें देती हूँ कोइंसाइड, वो वेवलेंथ कौन सी है, लैम्डा ऑफ आर इक्वल्स टू लिख लो 4200 आर्मस्ट्रॉन्ग, और वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ सेकंड लिख लो 5600 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इनके नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं, नंबर्स बता सकते हो, लैम्डा 2 5600 और ये तुम्हारा 4200, कितना आंसर आया, 18 12 9 6 3 और 2, 3 और 2 ही आ रहा है ना। Yes, ma'am. तो इसका मतलब पहली जो वेवलेंथ है लैम्डा 1, पहली वेवलेंथ का कौन सा नंबर है, सेकंड मैक्सिमा है, और जो मतलब N1 क्या हो गया, पहली वेव का है ना, पहली वेवलेंथ का जो मैक्सिमा है वो थर्ड है, और सेकंड वेवलेंथ का जो मैक्सिमा है वो सेकंड है। तो इस तरीके से तुम कोइंसिडेंस वेवलेंथ के नंबर बता सकते हो कि किसका कौन सा मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन आएंगे वेव इससे YDSC से, अगर आए तो वाइट वाली से। देन आगे बढ़ू, अगला टॉपिक है मिसिंग वेवलेंथ, ये यही पढ़ाना था। मिसिंग वेवलेंथ का क्या मतलब है, क्या वेवलेंथ मिस हो सकती है, कैसे मिस होगी वो देखते हैं, पहले ये क्लियर हुआ, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ती हूँ फिर फटाफट। ये पॉइंट क्लियर है मैक्सिमा का, Yes, ma'am. कोइंसिडेंस, बाकी के बच्चे, जतिन जी मैम जी। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यस एक मैम। पॉइंट पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग वेवलेंथ का मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाए, बट उस मैक्सिमा का नंबर क्या होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इस रेशो से, इनवर्स रेशो ऑफ देयर वेवलेंथ, इनवर्स ही आएगा ना N1 by N2, हाँ लैम्डा 2 बाय। अब वेवलेंथ मिसिंग का कैसा क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। ADSC वेरिएशंस वाइट लाइट के साथ ट्राई करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो, अभी हमने पढ़ा है, 1 और 2 का आंसर करो।
मैम थर्ड ऑप्शन। ओके फर्स्ट ऑप्शन। मैम फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। सेकंड का देखो, सेकंड सही है कि गलत है? मैम गलत है। हाँ मैम सेकंड सेकंड वाली गलत। गलत है। हाँ सेकंड गलत है और फोर्थ भी गलत है। गलत है। तो मैम इसमें सेकंड क्या करना है? भाई दोनों ही ठीक है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ठीक है। विद फर्स्ट ऑर्डर वॉयलेट फ्रिंज बीइंग क्लोजर टू द सेंट्रल वाइट फ्रिंज, बिल्कुल सही है। सेकंड वही है, सेंटर ऑफ स्क्रीन इज सेंटर मैक्सिमा। यस मैम या फर्स्ट वाइट, वाला। रुको, सेकंड दोनों है। सेंटर जरूरी नहीं है। ये क्या लिखा है, वाइट फ्रिंज इज द, फर्स्ट नहीं, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, वाइट फ्रिंज इज द वाइट सेंटर इन द मैक्सिमा। सेंट्रल। यस मैम। हाँ इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से ऐसे करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि मैक्सिमा कौन सा है, सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है। तो हम अपने आप देख लेंगे, जहां पर तुम्हें व्हाइट लाइट दिख रही होगी ना, उसी को सेंटर मानेंगे फिर। तो जहां पर व्हाइट लाइट है वही सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ये नहीं है कि सेंटर पे व्हाइट आएगी तो सेंट्रल मैक्सिमा, नहीं। मेन चीज क्या है, जहां पर व्हाइट फ्रिंज बनी वही सेंटर मैक्सिमा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब मैं बात कर रही थी मिसिंग वेवलेंथ में, क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। देखो क्या कहा है, मान लो तुम्हारे पास ये दो हमारे पास ये दो सोर्सेज हैं, सोर्सेज मतलब ये दो स्लिट हैं, और हमारे पास ये स्क्रीन है। अब ये क्या कह रहा है कि वो वेवलेंथ का नंबर बताओ जो कि तुम्हारी किसी स्लिट के, एक स्लिट के सामने वाली साइड स्क्रीन पर मिस हो। ठीक है, फाइंड दोज मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो मैं मान रही हूँ कि वो स्लिट S1 है जिसके सामने वेवलेंथ मिसिंग होगी। कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, तो देखो इस पॉइंट को मैं P नाम दे देती हूँ। दूसरी लाइट इस वाले सोर्स से आएगी, ये S2P है। ये डिस्टेंस देखो तुम्हें पता है स्मॉल d है, और ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D। चलो दिमाग लगाओ, क्या से निकाल सकते हैं मिसिंग वेवलेंथ। फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ। तो इस पॉइंट पे कौन सी वेवलेंथ मिस होगी। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे S2P और S1P के बीच में। तो S1P तो देखो जस्ट सामने ही है, क्योंकि बोला है इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट मैंने कौन सी स्लिट मान ली थी, S1P। तो S1P का डिस्टेंस कितना हो गया D। S2P का कितना हो जाएगा बताओ जरा, अंडर रूट प्लस स्क्वायर। स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, S2P माइनस S1P करके। ठीक है, तो अभी ये चलते हैं अपनी PPT पे, वहां से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो टिके रहना, अभी कोई भी बच्चा ये मत सोचना नहीं समझ में आ रहा भाग जाएंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिके रहो। लेक्चर को एक बार से ज्यादा देखने को पड़ रहा है तो देखो। तो हमने क्या देखा था, दो स्लिट से लाइट जा रही थी। पूछा था कि एक स्लिट के सामने अगर कोई वेवलेंथ मिस हो रही है, उस वेवलेंथ का हमें नंबर बता दो। ये तुम्हारी स्क्रीन है, तो इस एक स्लिट के सामने है, देखो एक स्लिट के सामने पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्लिट 1, ये हमारी सेकंड स्लिट, और ये डिस्टेंस सेकंड। तो ये तो D हो गया, ये स्मॉल d, और इसका तुमने अभी कैलकुलेट करा है D² प्लस D। ठीक है, तो ये O था। तो S2O को थोड़ा सा और रिजॉल्व करो। S2O को क्या लिखा है तुमने,
देखो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, तुम रिजल्ट याद रख लेना, बट समझाने के लिए बता रही हूँ। डी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो, ये क्या हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखो डी बहुत स्मॉल है, मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकती हूँ। डी बाहर लिया है तो ये डी स्क्वायर आ गया स्मॉल डी। तो अब मैंने इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो 1/2 क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 1/2 डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बोलो मैम ठीक है ये। मैम जब हम हाँ डी स्क्वायर मतलब कॉमन लेंगे तो डी आएगा ना? हाँ यही बोल yes, रही मैम। राइट, तो डी बाहर आएगा, ये हो गया। तो H2O को अब क्या करो, अब डी पूरा ऊपर वो कर लेते हैं, डी प्लस 1/2 डी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, ये H2O की वैल्यू। पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो H2O माइनस S1O करेंगे, ये मेरा पाथ डिफरेंस आएगा। तो H2O कितना निकाला है तुमने, D प्लस 1/2 डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी। S1O कितना है, D है ना, S1O क्योंकि स्लिट के सामने ही पॉइंट लेना है, जो मिसिंग पॉइंट है वो एक स्लिट के सामने होगा तभी ये क्वेश्चन वेरीफाई है। तो तुमने डी से डी माइनस कर दिया तो कितना पाथ डिफरेंस आया, डेल एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2D। बोलो यस मैम। डेल एक्स कितना आया, 2 स्क्वायर अपॉन 2D। अब कौन सा पूछा है उन्होंने, मिसिंग वेवलेंथ। कोई वेवलेंथ कब मिस होगी, जब पाथ डिफरेंस कैसा बन रहा होगा। मिसिंग का मतलब क्या है, मिनिमा, एब्सेंट। मैंने बोला था ना एब्सेंट ऑफ लाइट इज मिनिमा। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का अगर मिनिमा मिसिंग है तो उनको क्या बोलेंगे, मिसिंग वेवलेंथ, राइट। तो डेल एक्स Yes, कितना ma'am. हो जाएगा मिसिंग के लिए, D square from the 2D. मिसिंग वेवलेंथ का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है उन वेव्स का। तो उसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस आता था 2n + 1 2n लैम्डा बाय माइनस 2। वेरी गुड लैम्डा बाई 2। 2. तो डेल एक्स की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन 2D, और ये कितना आया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो देखो अब ये तुम्हारा फॉर्मूला है मिसिंग वेवलेंथ का, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो n की टर्म्स में। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी, और यहाँ आ जाएगा n। ठीक है, सॉल्व करो देखो ये आ रहा है कि नहीं, लैम्डा निकाल लो। वहां चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये लैम्डा बचा, और +1 फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये ये मतलब है यहाँ पे 2n माइनस 1 आ जाएगा। देखो जरा, यस मैम सही है। T इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती चली जाएंगी उसमें तुम्हारी वेवलेंथ क्या होती चली जाएंगी, मिस होती चली जाएंगी, है ना। तो अगर मैं निकालूं तो ये वेवलेंथ n की वैल्यू भी रखती जाऊं तो पहली वेवलेंथ जो मिस होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, डी स्क्वायर बाय डी। सेकंड n की जगह अब मैं क्या रखूं, 2 रखूं तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 3D। 3D. n की जगह अब 3 रखूं तो 3 2 जा 6 माइनस 1 डी स्क्वायर अपॉन 5D। 5D. तो यानी तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो किस ऑर्डर की वेवलेंथ मिस होती चली जाएंगी, डी स्क्वायर बाय डी, डी स्क्वायर बाय 3D, डी स्क्वायर बाय 5D। 12D. बट ये देखो कि ये जब भी अवेलेबल है, जब भी एप्लीकेबल है, जब एक किसी स्क्रीन के सामने मिसिंग वेवलेंथ हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, और तुम्हारे सिलेबस में यही है, इसके अलावा नहीं आएगा क्वेश्चन।
देखो फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके, फिर पोलराइजेशन वाला टॉपिक बचा है वो करेंगे। मूव करूं? तो बस वाइट डीएससी वाइट लाइट में क्या क्या चीजें पड़ी हैं कि सबसे पहला मैक्सिमा किसका मिलेगा, सबसे पहले मिनिमा किसका मिलेगा। बट पहले मैक्सिमा में डोमिनेट कौन सा कलर करेगा, मतलब अगर तुम्हें दिखेगा कौन सा, रेड, पर क्लोज कौन सा होगा, वॉयलेट। इस चीज का ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है? तो दिखेगा रेड बट एक्चुअली में वॉयलेट क्लोज होगा। और मिसिंग वेवलेंथ में ये पॉइंट है, मतलब सॉरी कोइंसिडेंस में ये है कि दो वेवलेंथ का एक ही जगह पर मैक्सिमा बन सकता है, बट कौन सा मैक्सिमा है ये पूछ लेगा। तो उसके लिए तुम्हें ये करना होगा n1 बीटा वन इक्वल्स टू n2 बीटा टू। फिर पूछ लेगा कि कौन सी वेवलेंथ मिस हो गई, दो ही चीज हो सकती है, या तो मिस हो जाए या कोइंसाइड कर जाए। तो मिस होगा तो तुम्हें ये चीज करनी है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। यस मैम। ठीक है, दो चार फॉर्मूले ही हैं इसमें, और इतना मैम एक आसान बार नहीं। वो लास्ट वाली स्क्रीन दिखा दो। मैम वो लास्ट वाली स्क्रीन कौन दिखा सी दो बात? प्लीज। यही तो है लास्ट। मैम यस मैम यही वाली। हाँ, देख लो जल्दी जल्दी, ये ना हटा देते हैं। मैम डन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। कौन सी ऑर्डर की वेवलेंथ मिस हो जाएगी? अब देखो, जो तुम्हारा आंसर था वो लैम्डा पे इंडिपेंडेंट था शायद, है ना, डी स्क्वायर अपॉन डी, यही था। यस मैम। हाँ, तो लेके आओ आंसर। मैं आंसर मैच कराती हूँ तुम्हारा, क्या है। हम्म,
कितना आ रहा है? डी स्क्वायर बाय डी तो करना था। मैम मैम आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, करो क्वेश्चन। मैम ऑप्शन 2 करेक्ट है, 4 क्वेश्चन का। है थर्ड का 2 ना, मैम थर्ड का नहीं, फोर्थ का। फोर्थ का कौन सा ना? फोर्थ का भी ना। देखो थर्ड, देखो तुम्हारे पास क्या आया था, लैम्डा इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2n-1 डी। ठीक है, ये थी तुम्हारे पास। तो अभी डी स्क्वायर अपॉन डी निकालना इज द टास्क। तो डी स्क्वायर कितना है? 1 mm। तो 1 mm को देखो आंसर किस में है? nm में, है ना? ये तो पहले इसमें कन्वर्ट करो। तो 1 mm को किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें? नैनोमीटर्स में। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻⁻⁹। ठीक है, 1 मीटर में 10⁻³ नैनोमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? ई की वैल्यू तो 0.5 m है, तो नैनोमीटर्स में करो पहले तो। या फिर एक काम करो, सबको मीटर्स में लिख लो, फिर बाद में नैनो में कर देना, ये आसान रहेगा ना। मीटर्स में कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले मीटर में कर लो, फिर बाद में नैनो में कर लेना। तो 1 mm को पहले मीटर में करेंगे तो कितना आ गया? 10⁻³ इंटू 2। ठीक है, सॉरी, 1 मीटर में कितने mm होंगे बच्चों? 10⁻² होंगे ना, 2 होंगे। 1 mm। एक मीटर में हमारे पास 10⁻² सेंटीमीटर हो गए, और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 mm होते हैं। 10⁻³ बनेगा, -3 आएगा, -3। और ये कितना हो गया? डी, कैपिटल डी कितना है? 0.5 मीटर्स। ठीक है, तो अभी बस इतना ही कैलकुलेट करो, डी स्क्वायर बाई डी कितना आया? 10⁻⁻6 अपॉन ये कितना हो गया? 0.5। तो इसको एक 0 को ऊपर पहुंचा दो, तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻5 अपॉन 5। 5 को भी कर दो, कितना बनेगा? (10⁻⁻5/5 को 1/5 इंटू 10⁻⁻5। हाँ, 2 into 10⁻⁻6। 20 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया। 2 तो 2 मैम 10 2 टू into 10⁻⁻6। अच्छा 2 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया। ठीक है, अपॉन में 2n-1, ये अभी किस में आया है? मीटर्स में, है ना? अच्छा, इसको एक बार नैनोमीटर में करो। अब ये मीटर में आया है, मुझे नैनो में चाहिए। 2 इंटू 10⁻⁻6 और किसे मल्टीप्लाई कर दूं? 1 मीटर में, ये मीटर है, तो अभी मीटर को नैनो में करेंगे। 10 10 to the power 9। मैम 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। तो अभी कितना आ गया? 2000 नैनोमीटर, है ना? और अपॉन में Yes, ma'am. 2n-1। अब 2n-1 तो तुम्हें पता ही है कितना आया था? 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो 2000 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या है? n की वैल्यू रखते जाओ,
1000 बाय 3, 2000 बाय 5। तो अभी देख लो कौन सा आंसर सही है इसके अकॉर्डिंग। मैम फर्स्ट ये ऑप्शन तो हो गया। 400 हो गए, यस मैम, फर्स्ट 400 और ऑप्शन आ रहा है। 2000 बाय 3। हाँ, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट है। बस Okay. कैलकुलेशंस थी। तो क्या करो, पहले मीटर में करके चलो, क्योंकि मीटर में हम मिलीमीटर वगैरह को कर सकते हैं और मीटर से नैनोमीटर करना आसान है ना। तो इस तरीके से ओके मैम। अब 4th करो इसी तरीके से। तो सिर्फ डी स्क्वायर बाय डी निकाल लो यहाँ पे भी। देखो क्या कह रहा है कुछ। White light is passed through a double slit and interference is observed on the screen, जो कि 2.5 मीटर की दूरी पे है। स्मॉल डी 0.5 है। फर्स्ट वॉयलेट एंड रेड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इतने mm अवे फ्रॉम द सेंट्रल वाइट फ्रिंजेस। तो देख लो यहाँ पे भी पहला कौन सा वॉयलेट फ्रिंज बना है, वॉयलेट, और उसके बाद रेड बनेगा। ठीक है, तो अभी पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट एंड रेड। तो दोनों की वेवलेंथ बताओ कितनी है। आई थिंक आसान ही है। फर्स्ट है ना, फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 है, बोथ रेड एंड वॉयलेट। वेरी इजी। तो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा के लिए तुम्हें पता है बीटा की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी होती है। बीटा तुम्हें गिवन है दोनों का। वाई वाई इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, सेंटर से वाई की। एन की वैल्यू 1 रख दो। मैम ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखो, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1। तो देखो तुम्हें सबका वाई दिया हुआ है, वॉयलेट का भी वाई दिया हुआ है, यानी वाई क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू जिस तक, जहां पर आपको जिस पॉइंट का कैलकुलेट करना है। तो वॉयलेट के लिए वाई 2 है और रेड के लिए 3 है। तो डी बाई डी दोनों के लिए सेम है, लैम्डा यू विल कैलकुलेट। पांचवा, मिसिंग वेवलेंथ है ये भी, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो फटाफट से कर दो इसको। आंसर भी तुम्हें दिखाई दे। बस डी स्क्वायर बाई डी निकालो, फिर 357 ये कर दो।
मैम 500 कितना आ रहा है? मैम 500 nm 500 nm। ठीक है, 500 nm पहला ही हो गया है ना। दूसरा करोगे तो 500 इज द आंसर। ओके। वेरी गुड। इसके बाद तुम्हारा मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा विच इज पोलराइजेशन, तो वो हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन थ्योरी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। तुम लोग करना चाहो क्लास जो स्कूल में हो रही है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वो भी इनफ है। अदरवाइज डिफ्रैक्शन से सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो डिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप करके पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज द मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके। पोलराइजेशन की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल का इस्तेमाल आएगा, तो कितना याद है भाई, थोड़ा सा बताना जरा। हाइजेंस प्रिंसिपल। इतने में पोलराइजेशन की पीपीटी ढूंढ लेते हैं, बनाई तो थी। बताओ जरा, हाइजेंस प्रिंसिपल। पोलराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत आसान छोटा सा टॉपिक है। डिफ्लेक्शन पे एक काम करेंगे, ज्यादा एक क्लास रख लेंगे जिसमें डिफ्लेक्शन को मैं पढ़ा दूंगी, बस मोटा मोटा तुम्हें समझा दूंगी। क्वेश्चंस तो आते हैं नहीं वहां से, पर फिर भी पोलराइजेशन से क्वेश्चन आएंगे। तो पोलराइजेशन देखो क्या है, पहले तो पोलराइजेशन समझेंगे क्या होती है, उसके बाद पोलराइजेशन को किन किन तरीके से अटेन किया जा सकता है ना। तो पोलराइजेशन क्या है, देखो पोलराइजेशन लाइट, पोलराइज लाइट जो है ना, पहले क्या माना था कि हाइजेंस प्रिंसिपल ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव है ना, लाइट इज अ वेव, ये बताया था उन्होंने। और क्या बताया था, लाइट कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है ये। हाँ नहीं, जो हाइजेंस ने बताया था, उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है। बट बाद में ये सारी फिलोसफीज क्या हो गई, उनकी जो दी हुई कहानी थी वो रॉन्ग प्रूफ हुई। क्योंकि जब ईएम वेव थ्योरी आई तो उन्होंने प्रूफ किया कि जो लाइट है वो कैसी वेव है, ईएम वेव है। और ईएम वेव क्या होती है बताओ। मैम जिनको मीडियम कह सकते हैं। व्हाट इज ईएम वेव? मैम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट होते हैं। हाँ, ईएम वेव क्या होगी, नहीं ईएम वेव वो तो ठीक है, बट ईएम वेव में क्या बताया है कि ईएम वेव कैसी होती है? मैम समझे? जिनको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। हाँ, ईएम वेव क्या कहती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उन्होंने बोला है कि लाइट एक ऐसी वेव है, सुनो, लाइट एक ऐसी वेव है, मान लो ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो इसमें क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। मान लो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें, एक्स वाई प्लेन में, इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि है ना परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर एक और होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कि जेड एक्स प्लेन में है। तो इन्होंने बोला कि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये होती है ईएम वेव जो कि एक लाइट है। तो लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। पर देखो जो हमारे घरों में जो नॉर्मल लाइट है
उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सपोज करो एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बच्चों किस प्लेन में होगा? मैम एक्स जेड, एक्स वाई प्लेन में। एक्स नहीं जेड में मैग्नेटिक है, जेड में मान लो मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो मैंने माना कि प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। बट जो नॉर्मल जो हमारे घरों में जो लाइट रेज हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के हर डायरेक्शन में होगा। यानी एक्स वाई प्लेन के हर डायरेक्शन में यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे भी होगा। तो यानी जो ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये समझो ये क्या कह रही हूं मैं। पहली बात तो ये कि जो ईएम वेव है वो तीन चीज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से कंपोज्ड है। और जो ये दोनों वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मान लो मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में भी बच्चों कैसे हो सकता है, वेक्टर किस तरीके से हो सकता है, या तो प्लेन के पैरेलल हो सकता है ना, या प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, या प्लेन के इस डायरेक्शन में हो सकता है, या प्लेन से इस डायरेक्शन में हो सकता है, या तो प्लेन के बिल्कुल पैरेलल, या प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, या कहीं बीच में कोई एंगल थीटा बना रहा होगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडम डायरेक्शन में। तो ये कैसी वेव है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो इस लाइट को क्या बोला गया है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो देखो क्या है, लाइट इज अ ट्रांसफर वेव कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो नेचुरल लाइट में क्या होंगी, जो वाइब्रेशंस हो रहे होंगे ना परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो कैसे हो रहे होंगे, रैंडमली, ठीक है, रैंडमली जो है वाइब्रेट हो रहे हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, कब, जो हमारी नेचुरल लाइट है ना। बट जो पोलराइज्ड लाइट होगी उसमें क्या होगा, जो तुम्हारा वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसको हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन। कैसे, देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो ये किसी एक प्लेन में है, ये एक प्लेन है, हाँ बोलिए ना, ये कोई प्लेन है। तो मैं बोल रही हूँ इस प्लेन में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वो वाइब्रेशन बच्चों इस प्लेन के पैरेलल भी हो सकती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि मैं डॉट से दिखा रही हूँ। मैम पैरेलल भी हो सकती है। एस इज अ सोर्स, लाइट है, ओके मैम। तो ये तो हो गया तुम्हारा अनपोलराइज्ड। बट पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। किसमें, पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। अभी देखो क्या है, पर पैरेलल भी है प्लेन के और परपेंडिकुलर भी है प्लेन के, पर हमें क्या करने हैं, पोलराइज्ड लाइट में इनको एक ही डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, तभी उस लाइट को बोला गया है पोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट इज द लाइट इन विच द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे रैंडमली है, अनपोलराइज्ड लाइट है, सन, लैंप, ये सब अनपोलराइज्ड लाइट है। बट पोलराइजेशन में क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ अ वेव इज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, एक प्लेन में ही कन्फाइंड कर दिया जाएगा, वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में। जैसे कि ये देखो, ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, और यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया ना,
देखो Yes, ma'am. ये वाली नेचुरल सोर्स देखो, नेचुरल लाइट देखो, ये देखो नेचुरल लाइट, यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट भी है और परपेंडिकुलर। पैरेलल वाले को ऐसे दिखाया गया है और परपेंडिकुलर को डॉट से दिखाया गया है, तो मतलब नेचुरल लाइट में दोनों साथ में है ना। बट जब ये पोलराइज हो जाएगी तो बच्चों एक ही मिलेगा, या तो पैरेलल या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो ये लाइट्स हैं इनको बोला गया है पोलराइज्ड लाइट, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन इन अ कांस्टेंट ओरिएंटेशन, कि उसकी ओरिएंटेशन को कन्फाइंड कर दिया जाए। ऐसी लाइट को क्या बोला गया है? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछो। अब बात आई कि ये पोलराइज्ड लाइट को बनाएंगे कैसे, क्योंकि जो नेचुरल लाइट है ये तो अनपोलराइज्ड है, तो पोलराइज्ड लाइट को कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? क्या क्या हमारे पास क्या कोई ऐसा डिवाइस है जिससे हम बना सकते हैं? मैम एक बार रिपीट कर देंगे? क्या रिपीट करना है? मैम ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। हाँ बिल्कुल करेंगे। सुनो क्या समझाया है मैंने, पुराना शुरू से चलते हैं। देखो, इसी पेज पे समझ लो, जो सिंपल ईएम वेव है ना, ईएम वेव को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ईएम वेव है एक लाइट, मान लो लाइट तुम्हारी ट्रेवल कर रही है, मैंने बोला बच्चों एक्स डायरेक्शन, ठीक है, प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन। अब ये लाइट जो है इसके पास ना दो कंपोनेंट है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। उनकी जो डायरेक्शन होगी ना आपस में परपेंडिकुलर होगी। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वाई में और जेड में कौन सा फील्ड वेक्टर होगा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये ईएम वेव में होगा ही होगा, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब बात आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है ना, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है, ये प्लेन है। अब इस प्लेन में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बच्चों पैरेलल भी होगा इस प्लेन के और परपेंडिकुलर भी होगा, पैरेलल भी होगा और परपेंडिकुलर होगा। और हो सकता है कि ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, किसी और डायरेक्शन में भी जा रहा हो, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी एक प्लेन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, ये रैंडमली ओरिएंटेशन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बोला गया है लाइट है अनपोलराइज। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, यानी अगर देखा जाए तो इस तरीके का कुछ अलाइनमेंट है, अभी डॉट दिखा रहा है परपेंडिकुलर और सीधी लाइन दिखा रही है पैरेलल। और हो सकता है बच्चों ऐसे भी हो कुछ कंपोनेंट, ठीक है, ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ऐसे। तो ये लाइट है अनपोलराइज लाइट। अब इस लाइट को पोलराइज कब कहेंगे? जब मैं बोलूं लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी जो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं दे आर इन ओनली वन डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में कैसे होंगे? या तो डॉट डॉट, ठीक है, या पैरेलल पैरेलल। तो दोनों लाइट ही पोलराइज है, ये भी पोलराइज लाइट है और ये भी पोलराइज लाइट है। बोलो Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब बात आई कि ये अनपोलराइज से पोलराइज बनेगी कैसे? तो कैसे बनेगी, इसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मली, नॉर्मल कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं पोलराइजर, जिसका नाम ही पोलराइजर है, मतलब कि लाइट को पोलराइज कर देगा। ठीक है, तो पोलराइजर क्या करेगा? लाइट को पोलराइज करने का काम करेगा। देखो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पोलराइज वेव, एक तो ये स्लिट, इस स्लिट वाला है क्या?
यहाँ से समझो, स्लिट वाला मेथड रहने दो, ये काम का है तुम्हारा। अब मेथड टू ऑब्टेन पोलराइज्ड वेव, तो पोलराइज्ड वेव को ऑब्टेन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहले 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन। पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, देखो इन दिस मेथड हम क्या यूज करेंगे, एक पोलराइजर यूज करेंगे, या जिसे हम बोल रहे हैं पोलरॉइड, यहाँ पे पोलरॉइड बोल रहे हैं, पोलराइजर भी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जैसे ये पोलराइजर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो अभी रैंडम डायरेक्शन में है, जैसे ही इससे क्रॉस करेंगे तो एक ही डायरेक्शन के वो निकलेंगे इसमें से, क्या, वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जैसे यहाँ पर प्लेन वाले निकले हैं और जो परपेंडिकुलर है उनको ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, ऐसे समझो इसको कि मेरे पास ना कोई एक ऐसा डिवाइस है, समझो ये कुछ इस तरीके से है, अच्छा पैरेलल निकला है ना, तो पैरेलल वाला रखते हैं, ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ तौब नहीं है, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। मान लो ये पोलराइजर है, ठीक है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से बनाया गया है। इसको एक छन्नी की तरह समझो कि ठीक है, एक छन्नी है तुम्हारे पास। अब ये सिर्फ ऐसे ही छान सकती है जो इसकी डायरेक्शन में है, पर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज आ रही है जो इसके परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कुछ ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ठीक है, हर तरीके के होंगे। तो ये पोलराइजर सिर्फ उनको पास करेगा जो इसकी डायरेक्शन के अलोंग है वेक्टर। पोलराइजर क्या काम करेगा, सिर्फ इतना ही समझो, ये जब आगे पढ़ोगे ना वहां पर बहुत इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होते हैं। तुम्हें क्या समझना है, पोलराइजर पोलराइजर एक काम करेगा, जैसी इसकी डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन के वेक्टर्स को पास कर देगा, जो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है उनको ब्लॉक कर देगा। तो देखो अभी जो मैंने ये पोलराइजर लिया है इसमें कैसे है, स्लिट्स इस तरीके से है ना, तो जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है ये तो पास हो गए, बट जो डॉट डॉट वाले हैं यानी जो परपेंडिकुलर हैं पोलराइजर के, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्लॉक हो जाएंगे, उन्हें आगे जाने नहीं देगा, उन्हें ये ब्लॉक कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, मान लो कोई इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड वेक्टर ऐसा था, ना तो वो परपेंडिकुलर था ना तो पैरेलल था प्लेन के, है ना तो प्लेन के, देखो मान लो ये प्लेन है, दिस इज अ एक्स वाई प्लेन समझो, ठीक है, ये एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक तो पैरेलल हो सकती है इस प्लेन के, ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, एक ऐसे मैम हो वो सकती है दिख कि नहीं रहा, परपेंडिकुलर है, दिख ही नहीं रहा, मतलब तुम मैम अपनी अब कॉपी दिख का रहा है। पेज उठा लो, ये एक प्लेन है, हाँ तो कॉपी का पेज एक प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेंडमली ओरिएंटेड है, एक तो पैरेलल होगा, ठीक है, जो वाइब्रेट कर रहा होगा पैरेलल, एक परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। तो ये तो दो रैंडम, ये तो दो सिंपल पोजीशन हो गई, एक तो 0 डिग्री की और एक 90 डिग्री। एक ऐसे भी होगा कुछ जो ना तो पैरेलल होगा ना बिल्कुल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, होगा, मान लो वो कुछ ऐसे एंगल बना रहा होगा, सुनो ऐसे, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, है ना। एक ऐसा होगा ना जो यस कॉस मैम, कुछ एंगल बना रहा होगा, जैसे मैं यहीं पे देख लो, एक ऐसा बना रहा होगा, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाले को तो ब्लॉक कर देगा, बट जो पैरेलल है उसको क्या कर देगा, पास कर देगा, है ना, परपेंडिकुलर को ब्लॉक और यस मैम। पैरेलल को पास। तो अब इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बोले इसकी लाइट की, मान लो मैम कोई अनकलर, चैट में कुछ पूछ रहा है। एक सेकंड, एक मिनट रुको,
हाँ मुझे तो चैट दिखेगी नहीं, वापस आना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हो जरा नैन्सी बताना, क्या पूछ रहा है कोई? मैम वो पूछ रहे हैं कि जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा पोलराइज वो कहाँ चली जाएगी। मैं आ रही हूँ। रोहित क्या पूछ रहा है? मैम जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा पोलराइजर वो कहाँ चली जाएगी? रोहित Yes, एनर्जी मैम जो एक ही ऑब्जर्व डाउट करेगा, पूछना कौन सी एनर्जी? हाँ तो वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, वो ब्लॉक हो गया। अब वही तो बता रही थी, मान लो जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, बट जो पोलराइज्ड मिलेगी वो आधी हो गई। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी देखो आधी मिलेगी, तो पूरी इंटेंसिटी नहीं मिली, तो आधी इंटेंसिटी ये होगा। हाँ एनर्जी कैरी करते हैं बिल्कुल। एक सेकेंड, देखो इंटेंसिटी कम हो गई, तो इंटेंसिटी का और एनर्जी का क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? तो अगर देखी जाए एनर्जी का क्या होगा, पोलराइजर ब्लॉक करेगा, ठीक है, तो इंटेंसिटी भी कम हो गई लाइट की, तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पास जो एनर्जी थी वो भी ब्लॉक कर दी, तो एनर्जी आधी वो हो गई ना। मैम ये रजिस्टर की तरह काम करता है ना? रजिस्टर कैसे? मैम जो पोलराइजर होता है वो एनर्जी को मैम खत्म कर देता है, और जो मैम हमारी एनर्जी यूज करनी होती है वही सिर्फ आगे जाती है। एनर्जी जो यूज होनी होती है मतलब समझी नहीं मैं, बताओ क्या कह रहे हो? मैम जो पोलराइजर होते हैं उसमें स्पेशल कटिंग या डिजाइन होती है जिससे ना सिर्फ एक ही वेवलेंथ या एक ही साइड की लाइट वेवलेंथ जा पाती है उसके पार, बाकी सब मैम रिफ्लेक्ट वेवलेंथ जाती है। नहीं, वेवलेंथ नहीं, एक ही डायरेक्शन का वेव वेक्टर जो इसके यस पैरेलल होगा मैम। वो चला जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो नहीं जा पाएगा। यस तो मैम, वो रुक इंटेंसिटी भी जो जाएगा। होगी, हाँ वो यही तो है, बट ये पूछ रहा है, हाँ तो एनर्जी भी तो पूरी नहीं जाएगी ना। यस हाँ मैम। absorb waves whose electric field vectors are perpendicular to the direction, तो इसीलिए इंटेंसिटी भी आधी हो गई। तो डाउट कहाँ पे है? हाँ पोलराइजर भी ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसलिए पूरी इंटेंसिटी नहीं आई, इंटेंसिटी भी आधी हो गई। ठीक है, तो यही है। अब देखो ये आया, अब मैंने देखो अब इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया तो लाइट ही नहीं आई, तो मतलब सारी लाइट को किसने ऑब्जर्व कर लिया? पोलराइजर ने। देखो अब क्या हुआ, एक चीज देखो, एक देखो ये पोलराइजर है, ये कौन है भाई? ये ना अभी सिर्फ नाव के नाम से आया है ये। सुनो, अब क्या हुआ देखो, मैंने एक और पोलराइजर, पहले एक पोलराइजर लगाया, ठीक है, जिसने मुझे सिर्फ और सिर्फ कैसी लाइट पास करके दी? इसके जस्ट पैरेलल, है ना। अब मैंने इस पोलराइजर को बच्चों 90 डिग्री घुमा दिया, मतलब अब मैंने एक ऐसा पोलराइजर लिया है जो सिर्फ ऐसी वेव को पास कर सकता है जो 90 डिग्री पे इससे हो। तो देखो ये आया, अब देखो 90 डिग्री पे घुमा दिया तो ये कुछ भी पास नहीं करेगा, तो नो लाइट। तो अब जो इसकी इंटेंसिटी आधी थी, ये आई नॉट था, आई नॉट से आई नॉट बाई 2 हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, नो लाइट। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो ये डिवाइस है, जो तुम्हारा पोलराइजर है,
ये क्या करेगा, उन्हीं वेव्स को पास करेगा जो इसकी डायरेक्शन से अलाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये है, इसी के बेसिस पे आता है हमारा मेलिस लॉ। क्या कहता है, पढ़ो। जब भी कोई पोलराइज्ड beam of plain polarized light is incident on any analyzer of intensity I of it transmitted from a analyzer varies to the इस डायरेक्शन में वेरी करेगी। I नॉट is directly proportional to नंदिनी, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रही हो भाई? और ये पर्पल से कौन है, ये मैम ये बार बार मैसेज करते रहते हैं, बार बार चुप ही नहीं होते। यस मैम, डिस्टर्ब होता है क्लास में। मैम पूरे चैट्स ठीक में है, ना निकाल शुरू दी। से एंडिंग तक ये लोग करते रहते हैं मैसेज। कौन कौन है ये? मैम ये शिवम वगैरह पता नहीं कौन कौन है, पूरे टाइम मैसेज नहीं, करते शिवम तो रहते हैं अच्छा एक दूसरे को। मैम पहले भी शिवम मैम वो तो पढ़ने क्यों नहीं लेफ्ट हो देते हो गया, भाई तुम? मैम वो लेफ्ट हो चुका है। चला गया ये? मैम वो बीच बीच में लेफ्ट होते रहते हैं। और ये प्रतिष्ठा, ये मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। प्रतिष्ठा भी भाई, ये ना BO1 वाले बच्चे हैं, ये आपस में कुछ ज्यादा ही यस मैम। इंटरेक्ट है। नहीं, ये बार मैं इन्हें पढ़ाती हूँ, मतलब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। बट ये जो नया यूजर नेम से आया था ना, ये नाउ से, ये नहीं पता ये कौन है। मैम प्रिंस बता दो अपना नाम। प्रिंस सोनी? यस मैम, शायद ये प्रिंस भी यही अच्छा बोला है? था। नो मैम, मैसेज हो रहा मैम है। उसने अपना नाम यही बताया था अभी। ये फिर एक सेकेंड, ये फिर से ज्वाइन हो गया। हु इज दिस मैम स्टूडेंट? कोई मैम स्पैमिंग कर रहा है बार बार, डिस्टर्ब। ये लिंक्स कहाँ कहाँ भेज रहे हो तुम लोग क्लास के? भाई कौन है ये? मैं देखो इसको रिमूव, मैं इसको ब्लॉक तो नहीं कर सकती, ये तो बस रिमूव ही हो सकता है। अच्छा, ब्लॉक फ्रॉम दिस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैलिस लॉ क्या कहेगा कि अगर मान लो एक पोलराइजर से दूसरे पोलराइजर पे लाइट जा रही है, तो वो कितनी इंटेंसिटी से बाहर आएगी, तो किस पे वेरी करेगी? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आई नॉट इज द इंटेंसिटी विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजर। ये मैम तुम्हारा फिर कोई मैलिस। चैट बॉक्स में टाइप कर रहा है। नहीं नहीं, ये तो यस आदित्य है, मैम। ये तो अपना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि परमिशन वाला दोबारा करना पड़ेगा, कि परमिशन देनी पड़ेगी तुम लोगों को। चलो ठीक है। तो मैंने ये लॉ रह गया है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस ये लॉ भी क्या है, ये बताता है कि जब एक पोलराइजर से दूसरे पोलराइजर से इंटेंसिटी जो पास होके आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? कॉस स्क्वायर थीटा पे, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द पोलराइजर्स, कि आपस में ये कितना एंगल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे देखो, ये दूसरा पोलराइजर है, तो अब ये दोनों पोलराइजर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट क्या थी? जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई है, यानी आई नॉट बाई 2। बट ये एंगल, दोनों पोलराइजर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, तो cos 90 0। तो इससे पास आउट होने वाली लाइट कितनी हो गई है? 0 हो गई। तो ये ही बताया है इन्होंने कि जो एक पोलराइजर से जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी, वो किसके बराबर होगी? cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू पोलराइजर्स कह लो, अगर दो पोलराइजर्स हैं, क्योंकि पोलराइजर और जो इसकी ट्रांसमिटेड वेव है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। या फिर जो इंसिडेंट लाइट है उसका और इस पोलराइजर के बीच का एंगल मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी होगी मेलिस लॉ की।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे देखो व्हेन थीटा इज 0 तो पूरी की पूरी मिल जाएगी, अगर थीटा 90 डिग्री है तो बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही है तुम्हारा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।